नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। अब तक किसान आंदोलन के समाधान की बातें हो रही थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों को होल्ड कर दिया और 2 महीने में समाधान निकालने के लिए एक कमेटी बना दी। यानी कानून होल्ड हो गए हैं, लेकिन आंदोलन होल्ड नहीं हुआ है। ऐसा क्यों है? इसका जवाब आज देश के तमाम लोग जानना चाहते हैं। आज कोर्ट में क्या हुआ, उसके पूरे डिटेल्स आपको देंगे। चिंता की बात यह है कि किसान संगठन किसी पर अपना भरोसा नहीं बना पा रहे, न संसद से बने कानून पर, न सरकार पर, और अब कोर्ट जो समाधान दिखा रहा है, जिस कमेटी के पास मामले को भेज रहा है, उस पर भी किसानों को शक है। देश के अन्नदाता को लगता है कि उसके जो मुद्दे हैं, जो तकलीफें हैं, उनकी सुनवाई नहीं होगी। इन शंकाओं के बादलों के बीच समाधान का सूरज कब निकलेगा, इसका विश्लेषण करेंगे। किसी देश के सैनिकों में कितना दम है, इसका पता तब चलता है जब कठिन परिस्थितियों में तैनाती होती है। पिछले कई महीनों से भारत और चीन के सैनिक एलएसी पर आमने सामने डटे हुए हैं। हिंदुस्तानी सैनिक भयानक ठंड में अपनी हड्डियां गला रहे हैं और पूरे दमखम के साथ खड़े हैं, लेकिन मेड इन चाइना सैनिकों को ठंड लग गई है और इसी के साथ चीन का एंटी इंडिया प्लान बर्फ में फ्रीज हो गया है। चीन ने बड़े बड़े दावे किए थे, अपने सैनिकों को 5 स्टार टेंट और सुविधाएं देने की मार्केटिंग की थी, लेकिन सब बेकार हो गया और उसके सैनिक ठंड के सामने लाचार हो गए। दुश्मन कैसे मौसम की मार से फ्रीज हो जाता है, यह आपको देखना चाहिए। और आज की ट्रेंडिंग खबर अमेरिका से है, जहां अगले 36 घंटे तक ट्रंप के अपमान की टिक टिक सुनाई देने वाली है। सवाल यह है कि क्या व्हाइट हाउस से बेआबरू होकर निकलेंगे ट्रंप? इस समय अमेरिका ट्रंप वाले दाग तुरंत धोना चाहता है। जिस तरह ट्रंप और उनके समर्थकों की वजह से पूरी दुनिया में अमेरिका के लोकतंत्र का तमाशा बना, उसके बाद वहां के राजनीतिक गलियारों में एक ही चर्चा है कि कहीं ट्रंप सस्ते में छूट न जाएं। इसमें ट्रंप की राजनीति को कुचलने की मंशा भी है। आज हम तस्वीरों की मदद से यह देखेंगे कि ट्रंप ने ओबामा को किस तरह विदाई दी थी और क्या कैपिटल बिल्डिंग में हुए शर्मनाक घटनाक्रम के बाद अब ट्रंप को ओबामा जैसी सम्मानजनक विदाई मिलेगी। लेकिन सबसे पहले हम किसान आंदोलन की बात करते हैं, जिस पर रास्ता निकालने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों को होल्ड कर दिया, 2 महीने में समाधान के लिए कमेटी बना दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर किसी को पसंद नहीं आ रहा। इसमें 2 तरह की बातें हो रही हैं। एक तरफ आंदोलन के विरोधी हैं, उनका मानना है कि यह जुडिशियल ओवररीच है। कानून संसद के दोनों सदनों से पास हुए हैं, इस पर राष्ट्रपति ने मुहर लगाई है। कानूनों को कोर्ट में संवैधानिक चुनौती नहीं दी गई है, फिर भी कानूनों को होल्ड किया गया। इससे खतरनाक परंपरा शुरू होगी। कानून सड़क से नहीं, संसद से बनते हैं और संसद की सर्वोच्चता पर सवाल उठेंगे। दूसरी तरफ आंदोलन के समर्थक हैं जो कह रहे हैं कि कानून रोकने का फायदा नहीं है, कमेटी बनाने का भी फायदा नहीं है, क्योंकि कानून रोकने की नहीं, वापस लेने की मांग है और यह कोर्ट का नहीं, यह सरकार और संसद का काम है। मध्यस्थता के लिए किसी कमेटी के पक्ष में आंदोलनकारी पहले से नहीं थे और यह सरकार का ही तरीका है कि आंदोलन बंद हो जाए। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी टकराव खत्म होने के आसार नहीं है। किसान संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी के सदस्यों पर सवाल उठा दिए और इसे सरकारी कमेटी बता दिया। किसान संगठनों ने साफ कर दिया कि कानून वापसी तक आंदोलन वापसी नहीं होगी। लेकिन इससे यह सवाल भी उठता है कि आंदोलनकारी आखिर किसकी बात मानेंगे? संसद से बने कानूनों को वो रिजेक्ट कर चुके हैं। सरकार बार बार भरोसा दे रही है, वो सरकार की बात नहीं मान रहे और नहीं अब सुप्रीम कोर्ट से समाधान की कोशिशों पर उन्हें भरोसा है। मेरा सुप्रीम कोर्ट को तो धन्यवाद है कि उन्होंने सुनवाई करी, किसान का नाम लिया, भारत के किसानों को कोर्ट तक आए, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी। कमेटी के लोग कौन हैं? वो तो सरकार के ही तो आदमी हैं। कानून सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनाए, ये कानून पार्लियामेंट ने बनाया है, बीजेपी सरकार ने बनाया। इसलिए उन्होंने कानून ये रद्द करने हैं। इसलिए हमारी लड़ाई है, जो लोगों की लड़ाई और सरकार के बीच लड़ाई है, इसका ओनर्स हम शिफ्ट नहीं करते। कोई कमेटी बने, इसलिए हम कमेटी को डिसअप्रूव करते हैं। हम किसान नेताओं को किसी पर भरोसा क्यों नहीं? संसद नहीं, सरकार नहीं, कोर्ट नहीं, फिर कौन? कानून होल्ड तो आंदोलन होल्ड क्यों नहीं? सवाल आंदोलन के समाधान का था कि ये कैसे होगा, लेकिन जब समाधान की कोशिश हुई तो इसी पर सवाल उठ गए। आंदोलनकारियों ने उस कमेटी के सामने जाने से ही इनकार कर दिया, जो कमेटी समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई और जिसकी 10 दिन में मीटिंग होगी और 2 महीने के अंदर कमेटी को रिपोर्ट देने को कहा गया। हम समझते हैं कि सरकार की ये शरारत है
कि वो अपने ऊपर से ये प्रेशर कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जरिए ये कमेटी वगैरह ले आए, जिसका हमने कल ही विरोध कर दिया था कि हम ऐसी कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। हमारा आंदोलन एज इट इज सरकार के साथ चलता रहेगा। वो कमेटी भी जो बनी है, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरह हम उसको नहीं मानते, लेकिन वो सारे के सारे जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो प्रो गवर्नमेंट है। सारे वो लोग हैं जो अब तक सरकार के कानूनों को सही ठहराते रहे हैं। वैसे भी हम असूली तौर पे क्लियर है कि ये कमेटियां ये सब कुछ इशू को ध्यान डाइवर्ट करने के लिए है, ताकि सरकार से प्रेशर कम हो जाए। यानी किसान संगठनों को किसी पर भरोसा नहीं है। वो ये मानते हैं कि सरकार पर आंदोलन का दबाव कम करने के लिए कमेटी बनी है और वो इन चालों को भली भांति समझते हैं। इसलिए पहले ही ऐसी किसी कमेटी से मना कर दिया था। कमेटी में मेंबर भी सरकार के समर्थक हैं और अगर ये मेंबर भी बदले जाएंगे तो भी वो कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। अगर एंटी भी हो ऐसी कमेटी के सामने हमारा फैसला नहीं लाएंगे। ना बदल भी जाए, कल को अमेंडमेंट भी कर दे सुप्रीम कोर्ट, हमारा ये डिसीजन है कि नाव से नहीं कोई बात। एक कमेटी का मतलब ये है कि जो हमारा एजिटेशन है, जो इशू है, उसको ठंडे बस्ते में फ्रीज करना, और हम फ्रीज नहीं होना देना चाहते। हम इंडेफिनेट समय के लिए आए हैं और जीतकर और शांतमय तरीके से जीतकर। 13 को कल हम लोहड़ी मना रहे हैं। इस लोहड़ी में 3 कानून को जलाएंगे। 18 को वही महिला दिवस है, 20 को गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव है, और फिर आगे 23 को सुभाष चंद्र जी का वो दिन है जिसमें हम बड़े प्रोग्राम देश में करेंगे। 26 जनवरी को किसानों ने ट्रैक्टर मार्च करने का प्लान किया है। इसे रोकने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई गई थी कि गणतंत्र दिवस पर ऐसे प्रदर्शनों को मंजूरी नहीं दी जा सकती। इससे कानून व्यवस्था पर खतरा पैदा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नोटिस जारी किया है। अगले सोमवार को इस पर सुनवाई होगी। आंदोलन यहीं रहेगा, आंदोलन कहीं नहीं जाता। बिल वापसी नहीं होगी, घर वापसी नहीं होगी। अगले उसमें सरकार ऑर्डर लेकर आएगी कि आंदोलन को यहाँ से हटवाओ, और सरकार का ये है कि इस आंदोलन में हटाने में जब बल प्रयोग होगा तो 1000 लोग के आसपास मारे जाएंगे। कितने लोग इसमें घायल होंगे उसका सरकार उसका आकलन कर रही। किसान नेताओं को सरकार पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं। उन्हें शंका है कि सरकार अब आंदोलन खत्म करवाने के लिए कुछ भी करेगी। 26 जनवरी को किसानों ने प्रदर्शन का जो बड़ा प्लान बनाया, ये भी अब कानूनी घेरे में है। दलील ये है कि इससे कानून व्यवस्था को खतरा है। हमारा जो 26 जनवरी का प्रोग्राम है दैट विल बी कम्प्लीटली पीसफुल। हम पीसफुल थे, पीसफुल हैं, पीसफुल रहेंगे। लेकिन जिस तरह से एक भ्रम फैलाया जा रहा है गांव-गांव में, पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, कि शायद किसी दुश्मन के देश पे जैसे हमला करना हो, ये ऐसी इररिस्पॉन्सिबल बातें ये संयुक्त किसान मोर्चे की बिल्कुल नहीं है। हम जो भी प्रोग्राम करेंगे टोटली पीसफुल होगा। हमारा कोई लाल किले पे जाने का प्रोग्राम नहीं है, हमारा कोई पार्लियामेंट पे कब्जा करने का प्रोग्राम नहीं है। उसकी रूपरेखा हम 15 तारीख के बाद तय करेंगे। हमारा 26 का प्रोग्राम ऐतिहासिक होगा, नो डाउट, लेकिन ये आंदोलन 26 को समाप्त होने नहीं जा रहा है। हम लोग रिपील के लिए जूझ रहे हैं और 26 के बाद भी अगर ये कंटिन्यू करने की जरूरत होगी तो उसके बाद भी जारी रहेगा। जब आंदोलन का ऐसा फ्यूचर प्लान है और जब इस तरह से हर किसी पर अविश्वास है, तो फिर समाधान निकलेगा भी कैसे? फिर चाहे सुप्रीम कोर्ट ही अब बीच में क्यों न पड़ गया हो, फिर चाहे कोर्ट से ही बड़ी पहल क्यों न हुई हो, ऐसे में फिर कोई रास्ता कहां बचता है? दिल्ली में कुमार कुणाल और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आंदोलन पर कोई हल न निकाल पाने पर फटकार लगाई थी और ये कहा था कि वो क्या कर रही है, क्या बातचीत कर रही है, कैसे समाधान निकाल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने समाधान के लिए कमेटी बनाने की बात कल ही कह दी थी। सुप्रीम कोर्ट के सामने 3 मुख्य सवाल थे कि क्या कोर्ट में मामला पेंडिंग होने तक कानूनों पर रोक लगाई जाए, ये आज सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। दूसरा सवाल ये था कि क्या कोर्ट की तरफ से समाधान निकालने के लिए कोई कमेटी बनाई जाए, इसका भी आदेश आज सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। किसान संगठनों ने कमेटी वाली बात रिजेक्ट कर दी।
तीसरा सवाल यह था कि क्या किसानों को दिल्ली बॉर्डर से हटने के लिए कहा जाए और किसी एक जगह पर प्रदर्शन करने को कहा जाए। आज कोर्ट में क्या क्या हुआ, यह हम आपको सिलसिलेवार बताते हैं। दोपहर को जब किसान आंदोलन पर सुनवाई शुरू हुई तो याचिकाकर्ता के वकील एमएल शर्मा की तरफ से कहा गया कि किसान संगठन किसी कमेटी के सामने नहीं जाना चाहते। उनका मानना है कि कमेटी की मीटिंग से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस समस्या के समाधान के लिए वाकई इच्छुक है वो कमेटी के सामने जाए। कमेटी कोई ऑर्डर पास नहीं करेगी, वो अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर किसान सरकार के सामने जा सकते हैं तो कमेटी के सामने क्यों नहीं जा सकते। कमेटी हम अपने लिए बना रहे हैं, किसी को खुश करने के लिए नहीं बना रहे। कोर्ट ये दलील नहीं सुनना चाहती कि किसान कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। हम समस्या का हल तलाश रहे हैं। अगर किसी को अनिश्चितकालीन आंदोलन करना है तो वो कर सकता है। याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि किसानों से बातचीत के लिए कई लोग आए, लेकिन मुख्य व्यक्ति यानी प्रधानमंत्री बातचीत के लिए नहीं आए। इस पर कोर्ट ने कहा कि वो प्रधानमंत्री से ऐसा करने के लिए नहीं कह सकते क्योंकि वो यहाँ पर पार्टी नहीं है। इसके बाद इसी सुनवाई में 26 जनवरी को किसान संगठनों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली का मामला आया। वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि ये सुनिश्चित होना चाहिए कि 26 जनवरी को कुछ नहीं होगा। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि किसान संगठनों के वकील ने ये भरोसा दिया था कि कोई ट्रैक्टर रैली नहीं होगी। इस पर हरीश साल्वे ने जवाब दिया कि किसान संगठनों के वकील सुनवाई में मौजूद नहीं है। सॉलिसिटर जनरल ने इस रैली को रोकने के लिए अर्जी लगाई है। वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने कहा कि किसान संगठनों को प्रदर्शन के लिए दिल्ली में रामलीला मैदान या फिर बोट क्लब की जगह सुनिश्चित की जाए। इस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या किसी संगठन ने रामलीला मैदान में प्रदर्शन की इजाजत मांगी थी। वकील विकास सिंह ने कहा कि पुलिस ने किसान संगठनों को दिल्ली आने की इजाजत नहीं दी है। प्रदर्शन के लिए पहले अर्जी देनी पड़ती है, फिर पुलिस नियम और शर्तें लगाकर इसकी इजाजत देती है। इसके बाद सुनवाई में खालिस्तान का मामला भी आया। वरिष्ठ वकील पीएस नरसिम्हन ने कहा कि इस तरह के प्रदर्शन खतरनाक हो सकते हैं। सिक्स फॉर जस्टिस जैसे प्रतिबंधित संगठन इसमें शामिल हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से पूछा, क्या ये आरोप सही है कि प्रतिबंधित संगठन भी ऐसे प्रदर्शन में शामिल हैं? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इसमें खालिस्तानियों की घुसपैठ भी है। इस पर कोर्ट ने सरकार से हलफनामा देने को कहा। जनता में तो ये चर्चाएं आम था कि जहां प्रदर्शन हो रहे हैं वहां कुछ ऐसे तत्व भी शामिल हैं जो खालिस्तान की मांग विदेशों में भी करते रहे हैं और यहाँ उन्हीं लोगों के सहयोग से इन्हें हवा दी जा रही है। लेकिन पहली बार सुप्रीम कोर्ट के सामने अटॉर्नी जनरल ने यह कहा कि माय लॉर्ड, प्रदर्शन में कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जो खालिस्तान समर्थक हैं और जो राष्ट्र विरोधी हैं। कोर्ट ने उनसे साफ कहा कि आप अगर ऐसा महसूस कर रहे हैं तो आप सबूतों के साथ एक हलफनामा कोर्ट में दाखिल करें। हलफनामा दाखिल होने के बाद कोर्ट में सुनवाई में बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि प्रदर्शनकारी ये कह रहे हैं कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर वो ट्रैक्टर रैली करेंगे। दिल्ली पुलिस ने इस पर अर्जी लगाई है कि इसे रोका जाए। चीफ जस्टिस ने इस पर कहा कि वो इस अर्जी पर संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करेंगे और सोमवार को सुनवाई करेंगे। आज तक ब्यूरो। सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन पर समाधान निकालने के लिए जो 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है उसमें भूपेंद्र सिंह मान का नाम है, जो 1990 से 1996 तक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे हैं। वो ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं, जो देश भर में 17 राज्यों के किसान संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरा नाम अनिल घनवत का है, जो शेतकारी संगठन महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं। तीसरा नाम प्रमोद कुमार जोशी का है, जो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के दक्षिण एशिया के डायरेक्टर रह चुके हैं। चौथा नाम अशोक गुलाटी का है, जो कृषि अर्थशास्त्री हैं। लेकिन इन चारों लोगों के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये कृषि कानूनों के समर्थक हैं और इसीलिए इनकी निष्पक्षता पर किसान संगठनों को संदेह है। भूपेंद्र सिंह मान अभी 14 दिसंबर को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिले थे और ये मांग की थी कि कृषि कानूनों को लागू किया जाए, भले ही उसमें कुछ संशोधन किए जाएं। शेतकारी संगठन के अनिल घनवत जब से कृषि कानून बने हैं तब से इनका समर्थन कर रहे हैं। वो कृषि सुधारों के पक्ष में समर्थन जुटाने की बात भी कर चुके हैं। प्रमोद कुमार जोशी एमएसपी को सही नहीं मानते और कृषि सुधारों के पक्ष में रहे हैं। अशोक गुलाटी एमएसपी पर कानूनी गारंटी देने के पक्ष में नहीं है। इसीलिए किसान संगठन सवाल उठा रहे हैं कि ऐसे लोगों को कमेटी में रखने का क्या मतलब है, जो सरकार का पक्ष ही रखते रहे हैं, लेख लिखते रहे हैं, कृषि मंत्री से मिलते रहे हैं और कानूनों पर समर्थन जुटाने की बात करते रहे हैं।
किसान संगठनों का कहना है कि ये एक्सपर्ट कमेटी नहीं, सरकारी कमेटी है, इससे अच्छा तो वो सीधे सरकार से बात कर लेते। हमने इस कमेटी के एक सदस्य अनिल घनवत से बात की, उनका क्या कहना है सुनिए। सबसे पहले तो मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित उस समिति के 4 सदस्यों की जो समिति है उसके एक सदस्य हैं जिसको किसानों के साथ बातचीत करनी है, लेकिन लगता है बहुत कांटे हैं इस राह में, क्योंकि किसान संगठन इस समिति में अविश्वास जाहिर कर रहे हैं। सबसे पहली बात आप मीडिया के जरिए, आज तक के जरिए क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा कदम उठाया है। पिछले 50 दिनों से जो आंदोलन चल रहा है और इसने बड़े ठंड में किसान बैठे हैं, 51 किसानों ने शहादत दी है इस आंदोलन में, तो कहीं तो भी ये रुकना चाहिए और किसानों के हित में एक कानून बनना चाहिए। जो कानून सरकार ने पारित किए थे वो अगर हमें मंजूर नहीं है तो उसमें संशोधन करके, उसमें सुधारना करके किसानों के सामने, सरकार के सामने फिर से पेश करना पड़ेगा। तो कानून रद्द करने की जो जिद हमारे आंदोलक किसान नेता कर रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा कि पिछले कई सालों से, 70 सालों से जो कानून हमारे देश में चल रहा था तो वही चालू रहेगा अगर किसान ये कानून पीछे लिए गए तो पिछले 70 सालों में क्या रिजल्ट है इसका? तो इस समय में जो कमेटी गठित की गई है उससे कोऑपरेट करके, बात करके एक सबके हित में रहेगा ऐसा एक कानून का ड्राफ्ट तैयार करके, एक रिपोर्ट तैयार करके पेश करेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट तय करेगी आगे क्या करना है। उनका कहना है कि इसके मद्देनजर आप तो वही बात कहेंगे जो सरकार कह रही है, अब आप उनका संदेह कैसे दूर करेंगे? केवल किसी पार्टी के सरकार ने ये ला है करके विरोध करना और हमने 40 साल जो मांगा है उसके ही विरोध में खड़ा रहना कैसे ये हो सकता है? तो हमने, आज मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता। आज मैं कमेटी का सदस्य हूँ। आज मेरी जो राय है, मेरा जो आइडियोलॉजी है वो बाजू रख के मेरे को काम करना पड़ेगा। जो आंदोलक किसान नेता है उनके साथ बात करके उनको क्या चाहिए। हमने किसान नेताओं से भी बात की। आंदोलन पर वो यही कह रहे हैं कि कानून वापसी नहीं होगी तो घर वापसी नहीं होगी। किसान नेता राकेश टिकैत ने हमसे बातचीत में क्या कहा सुनिए। टिकैत साहब, 26 जनवरी को अपनी परेड निकाल के मानेंगे आप? मतलब जी, अच्छा 26 जनवरी में परेड पे कोई स्टे है क्या? हम तिरंगा झंडा लेके अगर हम शामिल हो रहे हैं और देश के बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं तो गर्व होना चाहिए देश को कि तिरंगा झंडा हर जवान उठा रहा है। देशभक्ति का जज्बा उसके उसमें है तो सलाम करना चाहिए देश को। आप उस पर सवाल उठा रहे हैं कि तिरंगा झंडा लेकर न जा, क्या तो देश तो आजाद होगा? तिरंगे झंडे पे कोई बैन है क्या देश में? एक कहावत है और मुझे लगता है आप बेहतर समझते हैं उस कहावत को। हरियाणा तरफ की है कहावत कि बात आपकी ठीक है लेकिन खूंटा उड़े गड़ेगा। बात ठीक है, पतराड़ा वहीं पड़ेगा। हाँ, हम यहाँ पे आंदोलन कर रहा है किसान के 3 बिल वापसी हो, ठीक है, उसका ही तो आंदोलन है ये। एमएसपी पे कानून बने। ये कमेटी में लोग कौन है? अशोक गुलाटी कौन है? सरकार को 20 रिकमेंडेशन ये देते हैं। ये बिलों की रिकमेंडेशन भी तो इन्हीं की है, तो उस कमेटी में भूपेंद्र सिंह मान पंजाब से, ये तो मल्टीनेशनल कंपनी, जो अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है, उनके साथ में ये शरद जोशी, ये उन्हीं के साथ में तो काम करते थे। जो महाराष्ट्र सहकारी संगठन के लोग हैं तो एक ही तो विचारधारा है, जो बाजार को, पूंजीवाद को जो जाना है वही तो लोग हैं। ये तो कमेटी बनती है तो फैसला आएगा। ये तो सरकार के पक्ष का फैसला आएगा कि 3 कानून ठीक है, इनसे आज बुलवा लो या 10 दिन बाद में जो रिपोर्ट अपनी देंगे वो देंगे, सरकार के पक्ष में फैसला देंगे। तो इस तरह की कमेटी होती है। कौन सा किसान है इसमें? पहले आपको कानून पसंद नहीं थे, अब आपको कमेटी पसंद नहीं है। आप कमेटी बदलने की मांग कर सकते हैं। आंदोलन खत्म होगा क्या? आंदोलन खत्म होगा क्या कानून खत्म हो गए? भाई कानून पे स्टे हो गया तो आंदोलन पे भी स्टे हो गया।
आंदोलन वहीं का वहीं है ना, जहां था वहीं है। कानून आगे को बढ़ेगा, आंदोलन भी बढ़ेगा। बैठा है ना कानून, भाई स्टे हो गया, जो ट्रेन चली है अपने मंजिल से और अपनी मंजिल पर जाएगी तो बीच में स्टेशन पे तो रुकी। हम भी शांति से बैठे हुए हैं यहाँ पे, शांति से हमारा आंदोलन चलता रहेगा। तो आंदोलन खत्म नहीं होगा, आंदोलन भी सस्पेंड होगा जैसे कानून सस्पेंड हुआ है फिलहाल। वहीं तो रहेंगे और कहाँ जाएंगे। जब तक कानून वापसी नहीं होते, ये घर वापसी नहीं जाएगा। गलतफहमी निकाल दो सरकार अपने दिमाग से। किसान नेता भले ही सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी को रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक बात हमें समझनी होगी कि कानून रोकने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है। इसकी मिसाल नहीं मिलती। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी पहल की है। 1.5 महीने से चल रहे टकराव को खत्म करने के लिए कदम उठाए हैं। दिल्ली बॉर्डर पर इतनी ठंड में हजारों किसान आंदोलन कर रहे हैं। इस पर अगर कोई रास्ता निकालने की कोशिश करता है तो उस कोशिश का स्वागत होना चाहिए। अब ये देखना होगा कि किसान नेताओं ने जब कमेटी के सामने जाने से इनकार कर दिया है तो चीफ जस्टिस इस पर क्या करेंगे। जब बात दुश्मन से लोहा लेने की हो तो भारतीय सैनिक फौलाद बन जाते हैं, फिर चाहे सामना चीन की सेना से हो या जानलेवा मौसम से। चीनी सैनिकों ने ठंड से हार मान ली है। आपको ये तो पता ही है कि पिछले कई महीने से लद्दाख में एलएसी पर दोनों तरफ भारत और चीन के 50-50 हजार सैनिक तैनात हैं, लेकिन अब चीन की तरफ सैनिकों की संख्या में 10,000 की कमी दर्ज की गई है, क्योंकि चीनी सेना ने -30 डिग्री के तापमान में खून जमा देने वाली ठंड के सामने घुटने टेक दिए हैं और एलएसी से अपने 10,000 सैनिक वापस बुला लिए हैं। यानी अब एलएसी पर मौजूदा हालात ये हैं कि एक तरफ भारतीय सैनिक हैं जिनके आगे बड़े से बड़े दुश्मन के हौसले बर्फ की तरह जम जाते हैं, दूसरी तरफ चीनी सैनिक हैं जो ठंड से हार मान चुके हैं। दस 20 सेकंड का वीडियो बनाकर कोई 30 मार खां नहीं बन जाता। लद्दाख में तैनात चीनी सैनिकों की हालत कुछ ऐसी हो गई है। करीब 3 महीने पुराने इस वीडियो को लेकर चीनी मीडिया में खबर चली थी कि ये सैनिक एलएसी पर तैनाती के लिए जाते हुए रो रहे हैं। अब इस वीडियो में कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं, लेकिन ये बात साबित हो गई कि लद्दाख में एलएसी पर -30 डिग्री तापमान में चीन के सैनिकों की हवा खराब हो रही है। जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है, एलएसी पर तैनात चीनी सैनिकों का जोश ठंडा पड़ता जा रहा है। चीनी सैनिक ठंड बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे। इसी का नतीजा है कि लद्दाख में भारतीय सीमा से सटे लगभग 200 किलोमीटर के दायरे से चीनी सेना ने अपने 10,000 सैनिक वापस बुला लिए हैं। ये सैनिक उन 50,000 सैनिकों में शामिल थे जिन्हें एलएसी के नजदीक पिछले साल मार्च-अप्रैल में तैनात किया गया था। पैंगोंग झील से सटी 15,000 से 16,000 फुट ऊंची चोटियों पर ये सैनिक मौजूद थे। सरकार के उच्च सूत्रों ने आज तक को बताया कि लद्दाख में भारतीय सीमा के पास पारंपरिक तौर पर चीनी सेना ट्रेनिंग करती थी। वो जगह फिलहाल खाली नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि लद्दाख में 0 से नीचे गिरते तापमान के चलते चीनी सेना ने ये कदम उठाए हैं। बेहद ठंड और कठिन हालात की वजह से चीनी सैनिक सीमा से पीछे हटने पर मजबूर हुए हैं। चीन ने जब एलएसी पर अपने सैनिकों को सर्दियों में तैनात करने का फैसला किया था, तब वीडियो जारी करके बड़े बड़े दावे किए जाते थे। चीन कहता था उसने ठंड से निपटने के लिए अत्याधुनिक बैरक बनाए हैं जिसमें हमेशा तापमान गर्म रहेगा। कहता था कि चीनी सैनिकों को हर वक्त गर्मा गर्म खाना मिले, इसके लिए ड्रोन से डिलीवरी करेगा। लेकिन अगर इतने ही अच्छे इंतजाम होते तो चीनी सेना ठंड से डरकर नहीं भागती। खबर तो ये भी है कि पीएलए ने ही चीन की सरकार को कहा था कि एलएसी पर ठंड ज्यादा है जिसे सैनिक बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। पीएलए ने ही चेतावनी दी थी कि अगर कुछ नहीं किया गया तो कई सैनिकों की ठंड से मौत हो सकती है। इसी के बाद चीन ने पूर्वी लद्दाख में अपने ट्रेनिंग सेंटर से 10,000 सैनिकों को तत्काल प्रभाव से वापस बुला लिया। कड़ाके की सर्दी के मद्देनजर चीन ने अपने अंदरूनी इलाके जो तकरीबन एलएसी से 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, वहां से 10,000 सैनिकों को वापस लिया है। चीन के जो सैनिक हैं काफी मात्रा में कॉन्स्क्रिप्ट्स हैं और वो इस कड़ाके की सर्दी को सहन करने में असमर्थ है।
यही कारण है कि चीन के सैनिक हैं उनको वापस लिया गया है। लेकिन जो फ्रिक्शन पॉइंट्स है वहां पे चीन के सैनिकों की कमी नहीं देखी गई। तो एक तरफ चीनी सैनिक हैं जिनको एलएसी पर ठंड लग गई है और दूसरी तरफ हैं भारतीय जवान जिनका खून -30 डिग्री की ठंड में भी उबाल मार रहा है। पेंगोंग झील, चुशुल, गोगरा हॉट स्प्रिंग्स और देपसंग जैसे तनाव वाले इलाकों में दोनों तरफ के सैनिक अब भी आमने सामने डटे हुए हैं। इनमें से कुछ जगहों पर तापमान 0 से 30 डिग्री नीचे जा चुका है। जो भी बातचीत चल रही है अलग अलग लेवल पे, चाहे वो मिलिट्री लेवल पे हो या डिप्लोमेटिक लेवल पे हो, इन बातचीत के जरिए हम जो भी समझौता करना है वो करेंगे। उसी आधार पे, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था, म्यूचुअल और इक्वल सिक्योरिटी, और यही हम चाहते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है और विश्वास है कि इस डायलॉग के जरिए हम जो भी अपना लक्ष्य है वो हासिल कर पाएंगे। सर्दियां शुरू होने से पहले चीन बड़ी बड़ी बातें करता था, अब उसके सारे दावे फ्रीज हो चुके हैं क्योंकि चीनी सैनिकों ने पहले कभी इतनी ठंड में ड्यूटी दी ही नहीं, जबकि भारतीय सैनिकों के लिए ये आम बात है। 2 दिन पहले का ये वीडियो ही देख लीजिए। और हमें गवर्नमेंट से यही डायरेक्शन मिले हैं कि जो पोजीशन है और उस पर हम कायम रहेंगे, डटे हुए रहेंगे, चाहे सर्दी हो या गर्मी के मौसम हो। तो अब चीन को यह तय करना है कि वो एलएसी पर कितने दिन तक टिक पाता है। भारतीय सैनिक तो तब तक तैनात रहने के लिए तैयार हैं जब तक चीन पीछे नहीं हट जाता, फिर चाहे उसमें जितना मर्जी वक्त लगे। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। कितना भी छुपा लो सच बाहर आ ही जाता है। यही चीनी सेना के साथ हो रहा है, जिसने सर्दियां आने से पहले कई सारे प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करके ये जताने की कोशिश की थी कि सर्दियों में वो लद्दाख सीमा पर तैनात रहने के लिए तैयार है। लेकिन सच ये है कि मौसम की वजह से चीनी सेना की बुरी हालत हो चुकी है। चीन ने अपने सैनिकों को दी जाने वाली सुविधाओं की खूब मार्केटिंग की, अपने 5 सितारा टेंट्स की नुमाइश की, लेकिन चीन की 5 स्टार सुविधाएं बेकार साबित हुई और सैनिक भी मेड इन चाइना निकले। दूसरी तरफ भारतीय सेना को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में न सिर्फ युद्ध लड़ने का अनुभव है, बल्कि वहां भारतीय सेना हमेशा तैनात रहती है। इसीलिए लद्दाख में -30 डिग्री के तापमान में भी भारतीय सैनिक बड़े आराम से तैनात हैं और चीनी सैनिकों की सारी हेकड़ी फ्रीज हो चुकी है। लेकिन चीन पर भरोसा करने की भूल कभी नहीं की जा सकती, इसीलिए भारतीय सेना अपनी मौजूदा तैनाती से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी। इस बात का ऐलान आज खुद आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे ने किया है, जिन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और चीन दोनों देश मिली भगत करके भारत के लिए खतरा बन सकते हैं। आर्मी चीफ ने आज 2 मोर्चों पर भारतीय सेना की तैयारियों को लेकर जो बातें कही हैं, वो बातें चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए वार्निंग है। पूर्वी लद्दाख में LAC पर चीनी सेना ताक लगाए बैठी है और जम्मू कश्मीर में LOC पर पाकिस्तानी सेना की गुस्ताखियां जारी हैं। इन दोनों दुश्मनों की जुगलबंदी को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना भी पूरी तरह तैयार है। There is no doubt that Pakistan and China together form a very potent threat, and there is an aspect of collusivity which cannot be wished away, and that is also very much part of our strategic planning and calculus when we are formulating our plan. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान में आतंकियों को मिलने वाली 5 स्टार सुविधाओं पर जोरदार प्रहार किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओपन डिबेट में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर 8 सूत्रीय एक्शन प्लान सुझाते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरा रवैया नहीं चलेगा। पाकिस्तान का नाम लिए बगैर विदेश मंत्री जयशंकर ने आतंकी पालने के उसके एजेंडे की पोल खोली। 1 जनवरी को भारत UNSC का अस्थायी सदस्य बना है। उसके बाद पहली बार भारत के विदेश मंत्री ने UNSC में अपनी बात रखी है। We must not countenance double standards in this battle.
Terrorists are terrorists. There is no good or bad distinction. Those who propagate this only have an agenda, and those who cover up for them are just as culpable. Linkages between terrorism and transnational organized crime must be fully recognized and addressed vigorously. We, in India, have seen the crime syndicate responsible for the 1993 Mumbai bomb blast not just given state protection, but actually enjoying 5-star hospitality. 8 दिनों के बाद यानी 20 जनवरी को अमेरिका को नया राष्ट्रपति मिलेगा, जो बाइडेन पद ग्रहण करेंगे। यानी व्हाइट हाउस में ट्रंप के सिर्फ 8 दिन बचे हैं। ट्रंप ने न सिर्फ हार मान ली है, बल्कि ट्रांसफर ऑफ पावर की तैयारी में जुट गए। दुनिया की सबसे रसूखदार, सबसे ताकतवर कुर्सी तक पहुंचना और फिर छोड़ना, दोनों ही आसान नहीं है। चार साल पहले का ये दृश्य याद कीजिए। अपनी 8 साल की शानदार पारी के बाद ओबामा अपने साथ ढेर सारा सामान लेकर कैपिटल बिल्डिंग से विदा हुए थे। आज ये तस्वीरें एक सवाल की तरह डोनाल्ड ट्रंप के सामने खड़ी हैं। सवाल ये कि राष्ट्रपति ट्रंप के हिस्से में ऐसा सम्मान आएगा। मिर्जा गालिब अमेरिकी तो नहीं थे, लेकिन उनकी लिखी एक लाइन ऐसा लगता है कि ट्रंप की स्थिति पर फिट बैठेगी। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। वॉशिंगटन डीसी हो या अमेरिका का कोई और भी शहर, हर किसी के मन पर इन तस्वीरों की चोट है। एक बड़ा वर्ग ये चाहता है कि राष्ट्रपति होने की वजह से कहीं ट्रंप सस्ते में न छूट जाए। सत्ता के गलियारों में व्हाइट हाउस से उनकी सम्मानजनक विदाई को लेकर सहमति नहीं है। अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी ट्रंप को तुरंत पद से हटाना चाहती है। यही वजह है कि राष्ट्रपति ट्रंप को पद से हटाने की बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई। निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में डेमोक्रेटिक सदस्यों ने महाभियोग का प्रस्ताव रखा है। इस पर वोटिंग होने के बाद महाभियोग की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। You know, if one of us was inciting a riot, we would get thrown in jail. So I think that somebody like, just because you're the president doesn't mean you are exempt from the law. And I think that he should be held accountable. What needs to happen? He needs to be barred from being able to run for office again. I think that's the most important thing. It's just critical that it happens. I think people need to put aside their partisan differences and recognize this man is wholly unfit for office. He's unhinged. लेकिन महाभियोग की पूरी प्रक्रिया में महीनों का समय लग सकता है। यही वजह है कि प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने डेमोक्रेट सदस्यों को पत्र लिखकर उपराष्ट्रपति माइक पेंस को ट्रंप को पद से हटाने के लिए 25वें संशोधन के तहत फैसला लेने को कहा है। इस कानून के तहत अगर राष्ट्रपति किन्हीं कारणों से अपने पद की जिम्मेदारी उठा नहीं सकते तो उपराष्ट्रपति को उसके पद पर लाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति और कैबिनेट संयुक्त रूप से ये सुनिश्चित कर सकते हैं और तत्काल उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ले, क्योंकि अब ट्रंप का कार्यकाल 10 दिन का भी नहीं रहा। ऐसे में अमेरिका में फिलहाल यही मांग उठ रही है, लेकिन उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने अब तक इस पर कोई स्टैंड नहीं लिया है। कोरोना काल में आयकर छूट की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को इस बार बजट में झटका लग सकता है। वैक्सीनेशन की रकम जुटाने के लिए सरकार कोरोना में खाली हो चुके सरकारी खजाने को भरने के लिए बजट का बेसब्री से इंतजार कर रही है। उसके लिए उच्च आय वर्ग पर कोविड-19 सेस लगाकर नुकसान की कुछ हद तक भरपाई करने पर विचार हो रहा है। एक मामूली राहत कोरोना के इलाज पर पैसे खर्च करने वालों को टैक्स छूट के नाम पर दी जा सकती है। टैक्स को लेकर इस बार सरकार बजट में राहत के साथ साथ बोझ बढ़ाने के लिए भी तैयारी कर रही है। टैक्स को लेकर 2 तरह के बदलाव इस बार के बजट में देखने को मिल सकते हैं। इनमें से एक राहत का सबब बनकर आएगा तो एक आफत की वजह।
सबसे पहले बात करते हैं टैक्स के मामले में कैसी राहत इस बार के बजट में टैक्स पेयर को मिल सकती है। कोरोना इलाज पर टैक्स छूट। खबरों के मुताबिक सरकार कोविड-19 के इलाज में हुए खर्च पर इनकम टैक्स से राहत का ऐलान कर सकती है। बजट में ऐसे टैक्स पेयर के लिए छूट का ऐलान हो सकता है जिनके पास किसी तरह का हेल्थ या मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है। कोरोना के इलाज के खर्च पर छूट के लिए बजट में इनकम टैक्स की धारा 80 DDB के तहत राहत का ऐलान किया जा सकता है। कोरोना को विशेष बीमारी में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। इनकम टैक्स में ये छूट केवल उन्हीं को मिलेगी जिनके पास कोई हेल्थ पॉलिसी नहीं है। कोरोना के इलाज पर टैक्स छूट मौजूदा कारोबारी साल यानी 2020-21 से शुरू की जा सकती है। इलाज पर अधिकतम 1 लाख रुपए के खर्च पर टैक्स डिडक्शन मिल सकता है। इस छूट का फायदा अपने और आश्रितों दोनों के लिए किया जा सकता है। फिलहाल ये छूट कैंसर समेत करीब 25 बीमारियों पर लागू होती है। टैक्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस कदम से सरकार कोरोना काल में अपनी गाढ़ी कमाई को इलाज में खर्च करने वालों को बड़ी राहत देने में मदद करेगी। गवर्नमेंट मेरे हिसाब से ये प्रपोजल लेके आ रही है कि अगर आपने कोरोना पे इलाज किया है, कोरोना के ठीक करने के लिए इलाज किया है, तो गवर्नमेंट आपको 1 लाख रुपए तक की छूट देगी। और ये खर्चा अगर अपने ऊपर किया है या अपने बच्चों पे किया है या वाइफ पे किया है या सेल्फ डिपेंडेंट पेरेंट्स के ऊपर किया है तो इसमें आपको छूट मिल जाएगी। और ये छूट भी 1 लाख तक की होगी। और ये भी सुनने में आ रहा है कि ये जो स्कीम है ये इसी साल से लागू हो जाएगी। जनरली क्या होता है, जो बजट के प्रपोजल्स होते हैं तो नेक्स्ट ईयर्स के लिए इम्प्लीमेंट होते हैं, बट जो बजट का इस कोरोना काल की जो एग्जाम्पशन है, कोरोना की जो 80 DDB एग्जाम्पशन है वो इसी साल से मिल जाएगी। इस राहत के बाद सरकार कोरोना काल में राजस्व में हुए घाटे की भरपाई के लिए टैक्स वसूली के नए रास्ते खोजने के लिए तैयार है। कोविड सेस का होगा वार। सरकार जल्द ही देश भर में दुनिया की सबसे बड़ी कोरोना टीकाकरण मुहिम शुरू करने वाली है। कोरोना वायरस की वजह से इकोनॉमी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। ऐसे में टीकाकरण पर होने वाले खर्च की भरपाई के लिए सरकार कोविड-19 सेस लगाने पर विचार कर रही है। एक तय सीमा से ज्यादा कमाने वालों पर ही ये टैक्स लगाने का फैसला किया जाएगा। इसके अलावा अप्रत्यक्ष टैक्स भी बढ़ाने का फैसला सरकार इस बार के बजट में कर सकती है। पेट्रोल और डीजल पर भी अतिरिक्त टैक्स लगाने का अनुमान है। सरकार वैक्सीनेशन पर 60 से 70 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके लिए रकम का इंतजाम कोविड सेस से करने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि उद्योग जगत किसी भी तरह के नए टैक्स के सख्त खिलाफ है, लेकिन सरकार के पास फिलहाल दूसरा कोई विकल्प है भी नहीं। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना की वजह से काफी बिजनेसेस इम्पैक्ट हुए, काफी बिजनेसेस स्लो हो गए, कई बिजनेसेस तो ऐसे हैं जो आज तक स्टार्ट ही नहीं हो पाए। तो इन सारी परेशानियों की वजह से गवर्नमेंट को बहुत सारी इंसेंटिव स्कीम्स लानी पड़ी। अब गवर्नमेंट को इंसेंटिव स्कीम्स लानी पड़ी और गवर्नमेंट को बहुत सारा सपोर्ट भी करना पड़ेगा जो लोअर मिडिल क्लास था। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट के जो रेवेन्यूज थे काफी इम्पैक्ट हुए। अब गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू इम्पैक्ट हुए, गवर्नमेंट उसको कवर अप करने के लिए एक GST सेस लाने की कोशिश कर रही है। अगर अब GST सेस आता है तो क्या होगा, GST की जो रेट्स है वो महंगे हो जाएंगे। सिमिलरली गवर्नमेंट जो है एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की कोशिश कर रही है जो पेट्रोलियम और डीजल के ऊपर। अब ये जो प्रपोजल्स है अगर इम्प्लीमेंट हो जाते हैं तो पेट्रोल के और प्रोडक्ट्स के प्राइसेस महंगे हो जाएंगे। पहले ही कई राज्यों ने कोरोना की वजह से अपनी आमदनी में आई गिरावट की भरपाई के लिए सेस लगाया है। राज्यों का GST हिस्सा घटने की वजह से उनकी आय घट गई है। झारखंड ने खनिकों पर कोविड सेस लगाया है, वहीं पंजाब ने शराब पर सेस बढ़ाया है। अब अगर केंद्र सरकार भी सेस लगाती है तो फिर ये कई राज्यों में नागरिकों पर दोहरा बोझ बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। घरों की बिक्री के लिहाज से 2020 आफतकाल साबित हुआ है। बीते साल घरों की बिक्री में 50% की गिरावट आई है। घरों की ऑनलाइन बिक्री के डेवलपर्स के तमाम जतन भी फ्लॉप शो साबित होकर रह गए हैं। रियल एस्टेट सेक्टर को भी अब वैक्सीनेशन से आस है। इस सेक्टर को उम्मीद है कि सेहत को सुधारने के साथ ही अर्थव्यवस्था के लिए भी वैक्सीन संजीवनी साबित होगी, जिससे उसे भी बूस्टर डोज मिलेगा। प्रॉपर्टी की बिक्री कोरोना काल में 2019 के मुकाबले आधी रही है। ये दावा अभी तक रिलीज हुई 3 भरोसेमंद रिपोर्ट्स में किया गया है। सबसे ताज़ा रिपोर्ट PropTiger.com की आई है। इस रिपोर्ट में बिक्री में कमी के बावजूद कई ऐसे दिलचस्प आंकड़ों का जिक्र किया गया है जिससे 2021 में रियल एस्टेट मार्केट की चाल और अंदाज का अनुमान लगाना आसान हो गया है। इस अनुमान से पहले देखते हैं 2020 में बिक्री का रुझान कैसा रहा। PropTiger के मुताबिक 2020 में घरों की बिक्री 47% लुढ़क कर 1,82,639 यूनिट्स रही। 2019 में 3,47,586 घरों की बिक्री हुई थी। अगर देश के बड़े रियल एस्टेट मार्केट्स के लिहाज से बात की जाए तो फिर बिक्री में सबसे ज्यादा गिरावट
दिल्ली एनसीआर में आई है, जहां पर ये 44% लुढ़क कर 17,789 यूनिट रह गई है। अहमदाबाद में बिक्री 53% लुढ़क कर 12,156 फ्लैट्स पर सिमट गई। मुंबई में बिक्री 51% घटकर 54,237 यूनिट रही। प्रॉप टाइगर की रिपोर्ट में कहा गया है कि लॉकडाउन के बाद रियल एस्टेट मार्केट ने तिमाही दर तिमाही बेहतर प्रदर्शन करके 2021 में तेज रफ्तार से दौड़ने की नींव तैयार की है। रियल एस्टेट ने परिस्थितियों के विपरीत साल 2020 में बेहतर प्रदर्शन किया। इससे रियल एस्टेट सेक्टर के पोटेंशियल का भी पता चलता है, जो देश की सबसे ज्यादा अनस्किल्ड वर्कफोर्स का जॉब उपलब्ध कराता है। एंड यूजर और इन्वेस्टर आज भी सेक्टर में निवेश के लिए कॉन्फिडेंट है। ये सेक्टर काफी तेजी से डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ा रहा है और 90% से अधिक प्रोस्पेक्टिव होम बायर्स प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ऑनलाइन का रास्ता अपना रहे हैं। प्रॉप टाइगर की रिपोर्ट में कई नए बदलावों का भी विस्तार से जिक्र किया गया है। बिक्री घटने के बावजूद कोरोना काल में अफोर्डेबल यानी 45 लाख रुपए तक के घर ही हिट रहे हैं। कुल सप्लाई में 45 लाख रुपए की कीमत के घरों की 46% हिस्सेदारी रही है। मध्य सेगमेंट के घरों का कुल सप्लाई में 25% हिस्सा रहा है। इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।